नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर आनंद पटेल है। मैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड बेरियाटिक सर्जन हूँ। अहमदाबाद जाइडस हॉस्पिटल में अभी कार्यरत हूँ। दोस्तों, हम आज इस प्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे कि फीमेल में ओबेसिटी यानी कि मेदस्वीता की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पर्टिकुलरली जो ऑब्स्टेटिक और गायनेकोलॉजी जो डॉक्टर का विषय होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हम देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में कि ये स्लाइड में आप देख सकते हो कि अपने देश में ओबेसिटी का कितना प्रभाव है। आप देख सकते हो कि पंजाब और केरला में अक्सर मेल और फीमेल में 30% में हमें ये ओबेसिटी देखने को मिल रही है, और गुजरात में भी इसका जो रेट होता है वो 15 से 17% जो देख रहे हैं। दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अपने देश में माल न्यूट्रिशन का भी उतना ही प्रभाव है और ओबेसिटी एडोलिसेंट एज में ही शुरू हो जाती है। इंडिया का ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ओबेस चिल्ड्रन देखने को मिलते हैं। यही एडोलिसेंट ओबेसिटी जाके फिर एडल्ट में ओबेसिटी में परिणाम होती है। हम जानेंगे कि ओबेसिटी को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ओबेसिटी और ओवरवेट में डिफरेंस है। आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि बीएमआई जो मेजर कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, वो वेट को हाइट मीटर स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है। जो साधारण ओबेसिटी जिसे कहा जाता है वो 25 बीएमआई से जब भी ज़्यादा अपना वजन होता है तो उसे हम ओबेस कहते हैं। आप देख सकते हो कि जैसे बीएमआई बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी का फैट परसेंटेज भी बढ़ता रहता है। उसमें भी जब सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जो अपने कमर के भाग में जब ओबेसिटी मतलब उसका मेदस्वीता बढ़ती है तो वो काफ़ी सारी बीमारियों का कारण बनती है। हम उसको ट्रंकल ओबेसिटी भी कहते हैं, जैसे कि वेस्ट हिप का रेशियो मोर देन 0.95 हो या फिर वुमन में 0.085 हो तो भी उनको ओबेस किया जाता है। अगर आप इस तरह से देखें तो वेस्ट सर्कमफरेंस मेजर किया जाए तो मोर देन 90 सेंटीमीटर इन अ मैन and more than 80 centimeter in a woman are considered to be a obese। खास करके जब फीमेल्स में ओबेसिटी एडोलिसेंट एज में पाई जाती है तो उनमें जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती है वो बहुत कॉमन हो जाती है। अर्ली एज में शुरुआत हो जाती है और उसमें कई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डिजीज़ भी होते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। यही ओबेसिटी की वजह से जब वो एडल्ट एज में आते हैं तो अक्सर उनमें इनफर्टिलिटी पाई जाती है, क्योंकि हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से उसमें जो ट्रीटमेंट भी की जाती है वो भी ज़्यादातर के अनअक्सर रहता है। उसमें इतना इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, जैसे एल्डरली फीमेल्स में ओबेसिटी की वजह से पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होते हैं, मतलब गर्भाशय का शरीर में से नीचे खसना होता है। उनको यूरिनरी प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस उसे कहते हैं। और हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से गर्भाशय में कई बार पॉलिप हो जाती है, गठान भी हो जाती है। और अक्सर ओबेसिटी की वजह से उनको एंडोमेट्रियल, ब्रेस्ट और थायराइड जैसी कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। कई स्टडी में दिखाया गया है कि जैसे जैसे बीएमआई बढ़ती है, जैसे कि वजन शरीर का बढ़ता है, तो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होने के रेट भी कम होते जाते हैं। अलावा जब भी बीएमआई मोर देन 25 होती है तो उसमें प्रेगनेंसी ड्रॉप रेट, मिसकैरेज जिसे कहते हैं, उसके चांस भी बढ़ जाते हैं। और कहा जाता है कि जैसे ही बीएमआई का 1 पॉइंट बढ़ता है तो उसी तरह सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के रेट भी फॉल होते जाते हैं। आइए जानते हैं कि इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से काफ़ी सारे बदलाव शरीर में आते हैं। खास करके देखा जाए जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 6 है, TNF अल्फा है, और कई बार शरीर में सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन्स भी कम हो जाते हैं। इन दोनों हार्मोन की वजह से जो ओवरियन फॉलिकल्स का जो रीजनरेशन कैपेसिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कई बार ओवरियन फॉलिकल्स का प्रीमैच्योर डेथ भी हो जाता है। इस सभी कारण के लिए फर्टिलिटी का जो सक्सेस रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि जब गर्भाशय और ओवरियन फॉलिकल्स दोनों में डिफेक्ट होते हैं तो सक्सेस फर्टिलिटी के बहुत कम हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि जब भी ओबेसिटी होती है तो उसकी ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या होती है। जिन लोगों का वेट वजन ज़्यादा होता है, जैसे कि बीएमआई मोर देन 24 होता है, तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। इसी मेडिकल ट्रीटमेंट में हम उनका लाइफस्टाइल, डाइट, वो सब कुछ मेडिकल साइंटिफिक एविडेंस बेस पे गाइडलाइन देते हैं
और अक्सर लोग इसमें से 10 से 15 केजी तक वेट लॉस कर सकते हैं। जिन लोगों का BMI मोर देन 25 हो और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट से इतना इफेक्ट नहीं मिला होता है तो उनके लिए हम एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट देते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा मोटापे होते हैं जैसे BMI मोर देन 30 और 35, उसके साथ कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और लिपिड की बीमारी होती है तो उनके लिए हम बेरियाटिक सर्जरी माने कि वेट लॉस सर्जरी के लिए गाइड देते हैं। आइए जानते हैं कि डाइट और फास्ट का क्या महत्व होता है लाइफस्टाइल अपने प्रभाव पे। आप देख सकते हैं कि डाइट एक बहुत ही ज़रूरी होता है जिसमें हम कैलकुलेटेड कैलोरीज को गिनते हैं और पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि कितना खुराक कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। दूसरा होता है कि उसकी मेडिकेशन भी दिया जाता है। हालांकि मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट होने के चांस रहते हैं बट बहुत ही कम परसेंटेज में देखने को मिलता है। तो डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन से आप 10 से 15 केजी वेट लॉस कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको ये लाइफस्टाइल मेंटेन रखनी होती है। जिनको सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से बेनिफिट नहीं होता है और जिनका वेट इतना भी ज़्यादा नहीं होता है जैसे कि BMI लेस देन 30 है बट मोर देन 25 है तो उनके लिए हम एंडोस्कोपिक प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं। इस एंडोस्कोपिक प्रोसीजर में आइदर आप बलून रख सकते हो या बोटॉक्स दे सकते हो या एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन कर सकते हो। इससे 10 से 15 केजी में वेट लॉस होता है। बट ये एंडोस्कोपिक बेरियाटिक ट्रीटमेंट में फ़ायदा हमें सस्टेन नहीं मिलता है। मैक्सिमम फ़ायदा 6 महीने से लेके 1 साल तक रहता है। तो इसी वजह से लाइफस्टाइल को एडप्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। आइए जानते हैं कि बेरियाटिक सर्जरी के कितने प्रकार होते हैं और इन बेरियाटिक सर्जरी की वजह से क्या क्या बदलाव आता है। मुख्यत्वे बेरियाटिक सर्जरी 2 टाइप की होती है, एक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहा जाता है और एक बाईपास कहा जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में इफ़ेक्टिव लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन मिलता है, पर जो बाईपास प्रोसीजर होती है वो अक्सर उन लोगों के लिए चूज़ किया जाता है जिनको ओबेसिटी के अलावा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी होते हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और काफ़ी टाइम से उसकी बीमारी रहती है। बाईपास प्रोसीजर सबसे ज़्यादा कॉमन किया जाता है और ये बाईपास प्रोसीजर्स में आप देख सकते हो कि आंतों का सर्टेन भाग जो होता है उसको आप बाईपास कर देते हो। स्टमक का जो पाउच होता है उसे स्मॉल किया जाता है और आंत को उसके प्रक्रिया में जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से फूड जो होता है वो जल्दी से इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हार्मोनल में बदलाव होता है और शरीर पे उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। दूसरी प्रक्रिया में आप देख सकते हो सी में कि इसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी किया जाता है। ये स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में स्टमक का वॉल्यूम छोटा कर दिया जाता है, पर उतना वॉल्यूम रखा जाता है जिससे इंसान खा पाता है और शरीर को जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना उसको मिल जाता है। पर उसका ये एडवांटेज रहता है कि इसमें हम बाईपास नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उसमें माल एब्जॉर्प्शन जैसे कि विटामिन की डेफिशिएंसी और बाकी मिनरल की डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इस बेरियाटिक सर्जरी के से माध्यम से हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे शरीर में हार्मोन्स का प्रभाव रहता है। जो ओबेसिटी में हाइपर इंसुलिनिमिया होता है जिसमें इंसुलिन का लेवल बहुत ही बढ़ गया होता है और साथ साथ में रेजिस्टेंस लेवल होता है ओबेसिटी की वजह से, वो सारा वेट लॉस के बाद रिवर्स होना शुरू हो जाता है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है और नॉर्मल में आ जाते हैं। शरीर में हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की जो तकलीफ़ें होती है वो सारी कम हो जाती है। शरीर में जो दूसरे घैर्लिन, लेप्टिन हार्मोन्स और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो सब सारे नॉर्मलाइज होना शुरू होता है। उसी वजह से वेट लॉस और हार्मोन के चेंज होने की वजह से जो ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं उसकी क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी मिलती है और तभी इनका सक्सेस ऑफ फर्टिलिटी रेट भी बढ़ जाता है। मित्रों, अगर आपको और कोई डाउट हो और जानकारी जानना चाहते हो मेदस्विता और ओबेसिटी की ट्रीटमेंट के बारे में, तो आप हमें ये डिस्प्ले किए गए नंबर और ईमेल आईडी पे आप क्वेश्चन दे सकते हैं। हम आपको ज़रूर कांटेक्ट का रिप्लाई देंगे। थैंक यू वेरी मच।